ओके ओके, सारी चीजें वापस समझा देता हूँ मैं कि आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे वोल्टेज दे दो V is equal to Vm sin omega t, AC voltage which is applied across a capacitor. So what is the equation of voltage across a capacitor? So V is equal to Q by C. Okay, but we know that the V is equal to Vm sin omega t because we are applying here AC voltage. Okay, from the Kirchhoff's rule, voltage across the source and capacitor equals. Okay, ये direct equal लिख सकते हो आप, ये statement लिख लेना, ये statement. Okay, उसी rule के हिसाब से लिखते हैं, but हम directly लिख सकते हैं. तो Vm sin omega t is equal to, क्योंकि दूसरा कोई एलिमेंट तो है नहीं सर्किट में, तो हमारा जो भी वोल्टेज वो पूरा का पूरा किसे मिलने वाला है, कैपेसिटर को ही मिलने वाला है. तो Vm sin omega t is equal to Q by C आएगा. तो यहाँ से Q is equal to क्या हो जाएगा, Vm sin omega t हो जाएगा. नाउ टू फाइंड करंट, यहाँ पे आपका वोल्टेज चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है तो चार्ज भी चेंज होगा, चार्ज चेंज होगा तो करंट भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा. इसीलिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, I is equal to dq by dt, क्योंकि हम इंस्टेंट करंट फाइंड आउट करना है. तो I is equal to d by dt of Vm c sin omega t, इस इक्वेशन से लिया हमने. तो Vm और c तो कॉमन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos omega t हो जाएगा. बट एक्चुअली हियर इज नॉट ओनली t, बट देयर इज सम कोएफिशिएंट विद द t and which is omega. So omega का आ जाएगा, आगे आ जाएगा. So finally you will get the equation of current is omega c Vm cos omega t. But actually यहाँ पे देखो cos है, जो आपका वोल्टेज का इक्वेशन था वहां पे क्या था, साइन था. दिस इज साइन ओमेगा टी. Okay, so here you can see this, that here current is nothing but sin omega cos omega t दिया है, and you need a positive value. तो आपका पॉजिटिव वैल्यू हो और तो इसको साइन में अगर कन्वर्ट करना हो तो आप सिंपली उसका जो एंगल है उसमें +1/2 कर दो. साइन ओमेगा टी +1/2 करोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का ही होता है. बट अगर आप π/2 में से कुछ भी प्लस या माइनस करते हो तो आपका साइन फंक्शन कॉस बन जाएगा, कॉस फंक्शन साइन बन जाता है. बट अगर साइन है यहाँ पे और आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो साइन फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो साइन फंक्शन का ही होता है, इसलिए आपका आंसर पॉजिटिव आएगा. सो दैट कॉस ओमेगा टी को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस π/2. यू कैन राइट लाइक दिस इज समथिंग लाइक मैथमेटिक्स. ओके, पर आप इसमें ज्यादा डीप में मैं अभी बता नहीं सकता आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप. So it will take like 1 or 2 lectures just to explain this thing. So just accept it as it is कि cos omega t होता है, उसका sin omega t plus π/2 करना होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन का होता है, इसीलिए ये cos omega t आ जाएगा. So we can replace this cos omega t with sin omega t plus π/2. Now you can compare this equation with this equation. So you will find that Im is equal to Vm upon 1 upon omega c. ये जो ओमेगा सी है उसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो यू विल गेट हियर 1 upon omega c. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, तो वी वांट टू कंपेयर इट विद द ओहम्स लॉ. ओके, ओम लॉ का जो इक्वेशन होता है ना, I is equal to V by R, उसके साथ हमें इसको कंपेयर करना है. वी एक्चुअली वांट टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद द ओम्स लॉ. तो ये Im आ गया, I की जगह पे, Vm की जगह पे V आ गया. तो यहाँ पे जो आई मीन ये हमारा करंट का इक्वेशन होता है मेन, जो ऑसिलेटिंग करंट होता है, मतलब कि यहाँ पे जो चेंज इन करंट होता है उसका इक्वेशन, मेन इक्वेशन ये होता है. तो इसमें अगर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो ये साइन ओमेगा टी इज नथिंग बट कोस ओमेगा टी होता है. तो आई एम बराबर क्या होगा, तो ओमेगा सी वी एम होगा. आई एम इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा सी इंटू वी एम होगा. बट एक्चुअली हमें क्या चाहिए, उसको हम ओम्स लॉ में कन्वर्ट करना है. तो हम ये जो ऊपर का ओमेगा सी उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो इट विल बी लाइक 1 upon ओमेगा सी बन जाएगा वो. आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन 1 upon ओमेगा सी. सो बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द ओहम्स लॉ यू कैन फाइंड हियर कि ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर किसको सिमिलर होगा, रेजिस्टेंस को सिमिलर होगा. दैट मींस आपकी कैपेसिटिव सर्किट है, तो ये जो पार्ट है वो एक रेजिस्टेंस का पार्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है. इट इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस इन द सर्किट. So that you will find that we find that the 1 upon omega c plays the role of resistance. So it is called capacitive reactance and it is denoted by Xc. तो याद रखना, जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, जो Xc is equal to 1 upon omega c होता है. It is like 1 upon omega c is equal to 1 upon 2 pi
एफ या वी जो लिखना है यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी होती है। मोस्टली ये लोग फ्रीक्वेंसी को स्मॉल वी से मतलब कि म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो x is equal to 1 upon omega c is equal to 1 upon 2 pi fc. This is nothing but capacitive reactance. ओके याद रखना, इंडक्टेंस वाला हमने देखा था, उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस था, वो था एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल था, वो न्यूमरेटर में आता है, ये डिनोमिनेटर में आता है, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को बिहेवियर ऑपोजिट होता है, इसलिए ऐसा होता है। ओके अब इसका यूनिट ओहम है, तो इसका यूनिट भी क्या आएगा, ओहम ही आएगा। ओके इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस है, बट उनको हम रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कैपेसिटर क्या मतलब कैपेसिटर की वजह से रेजिस्टिव इफेक्ट हुई तो उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है, और इंडक्टर के कारण जो रेजिस्टिव इफेक्ट होती है करंट के लिए तो उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। सो दैट वी कैन राइट इट लाइक दिस 2 pi f into L. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। आपके जो क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में बहुत सारी चीजें इसी पर से आपको पूछी जाएगी। So that this way you can find the capacitive and inductive reactances. Okay, so that amplitude of the current is, तो हम इसको xc से रिप्लेस करेंगे, तो Im is equal to Vm upon xc, जो करंट का एम्पलीट्यूड हम Im is equal to Vm upon xc से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now for the फेजर, अब यहाँ पे एक चीज आप नोट करो कि आपका जो एंगल है यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। ओके ये Im is equal to साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, और आपका Vm क्या है, तो V is equal to Vm sin ओमेगा टी। दैट मीन्स क्या हुआ कि जब आपका करंट स्टार्ट होके प्लस पाई बाय 2 कंप्लीट कर चुका होगा, तब आपका वोल्टेज स्टार्ट करने वाला है। दैट मीन्स व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पे जो लैग और लीड की बात करें, तो यहाँ पे आपका करंट लीड करने वाला है और वोल्टेज लैग करेगा कैपेसिटर सर्किट में। जैसे कल हमने इंडक्टर में देखा था, तो इंडक्टर में हमने क्या देखा था कि करंट जो था वो पाई बाय 2 से लैग करता है और वोल्टेज आपका पाई बाय 2 से लीड करता है कंपेयर टू करंट। बट यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे कौन लीड करेगा, करंट विल लीड एंड वोल्टेज विल लैग। ओके कितना एंगल से, पाई बाय 2 से ही लैग करेंगे वो लोग। सो फॉर द ग्राफ ऑफ इट, तो हम ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि जब आपका वोल्टेज स्टार्ट करेगा तो कैपेसिटर का जो करंट होगा ऑलरेडी पाई बाय 2 पे होगा। यू कैन सी फ्रॉम हियर ये 0 पे, तब तक ये मैक्सिमम पे, फिर ये जैसे ये 0 पे आएगा ये मैक्सिमम पे रीच होगा, फिर ये नेगेटिव मतलब ये 0 से नेगेटिव मैक्सिमम पे जाएगा, तब तक ये फिर 0 पे आएगा, फिर यहाँ से ये मैक्सिमम जाएगा मतलब 0 आएगा तब तक ये मैक्सिमम, और यहाँ से वापस ये अपना एक कंप्लीट साइकिल पूरा करेगा, तो ये नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट हाफ सर्कल में ये अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। Yes, current leads and voltage lags, and the angle between them is pi by 2. Okay, 190-degree angle. Keep this in your mind. It is very important. यहाँ पे कौन लीड करने वाला है, करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा। And what is the angle between them? Pi by 2. Only inductive or only capacitive circuits, not all the other parameters into it. So dimensions of a capacitive reactance is the same as that of the resistance, and its SI unit is ohm. The capacitive reactance limits the amplitude of the current in purely capacitive circuit is same as that resistance limits the current in a purely resistive circuit. मतलब कि जैसे रेजिस्टेंस करंट को लिमिट करता है ओनली रेजिस्टिव सर्किट में, वैसे ही कैपेसिटर ओनली कैपेसिटिव सर्किट में क्या करता है, करंट के एम्पलीट्यूड को लिमिट करता है। ओके बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस। ओके बट यहाँ पे देखोगे तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यू कैन सी फ्रॉम हियर। सो आपका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। दैट मींस जो रेजिस्टेंस है आपका वो फ्रीक्वेंसी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, ये इतना पोर्शन खत्म हुआ उसके बाद कि क्यों कैपेसिटर जो होता है वो एसी करंट को पास होने देता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है, और क्यों इंडक्टर एसी को ब्लॉक कर देता है और डीसी को पास होने देता है। ये मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके नाउ वी आर अप टू हियर। नाउ at next a comparison of figure 7.16 with the equation of the source voltage, and 7.1 shows the current is pi by 2 ahead of voltage. तो यहाँ पे जो करंट है वो क्या है, pi by 2 ahead of the voltage.
Figure shows the phasor diagram at instant t1. Here the voltage, here the current I is pi by 2 ahead of voltage phasor V as they are rotating clock anti counter clockwise direction. तो ये जो फेजर है ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, बट जो करंट का फेजर होगा वो पाई बाय 2 अहेड ऑफ फेजर ऑफ वोल्टेज, जो वोल्टेज का फेजर है उससे पाई बाय 2 अहेड होगा ये करंट का फेजर, और ये जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा आपका। ओके, एक्चुअली ये कॉस फंक्शन का ग्राफ होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि करंट का जो फंक्शन है वो कॉस फंक्शन है और वोल्टेज का जो फंक्शन है साइन फंक्शन है, इसीलिए इन दोनों में ऐसे डिफरेंस है। ओके, बट एक्चुअली करंट का एम्पलीट्यूड कम है इसलिए ये लोअर वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, और वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज्यादा है वो इसलिए हायर वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, मीनिंग उसकी वैल्यू हायर है कंपेयर टू करंट, बराबर। तो should I go in deep for this graph? तो पावर के लिए देखते हैं हम लोग अभी इसका पावर क्या होगा। ओके, so we can see from the current reached its maximum value earlier than the voltage by 1/4 of the period। मतलब कि 1/4 ऑफ टोटल पीरियड t होगा तो t by 4 पीरियड में क्या हो जाएगा, करंट वोल्टेज से पहले मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। ओके, अब इंस्टेंटेनियस पावर, तो पावर का इक्वेशन क्या होता है, v इंटू आई होता है, तो यहाँ पे v इंटू आई इज इक्वल टू आई एम कोस ओमेगा टी और v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो आई एम वी एम साइड में करते हैं तो कोस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, तो मैंने कल एक इक्वेशन पढ़ाया था आपको कि 2 cos ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी होता है, तो उसको साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 नहीं है हमारे पास आगे, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद टी। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 cos ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो 2 cos ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी क्या बन जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा। ओके, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। अब हम एवरेज पावर के लिए लिए तो एवरेज लेंगे, तो हमें पता है साइन फंक्शन की एवरेज हमेशा क्या होती है, 0। सो यू विल गेट हियर 0 पावर। तो वैसे सिमिलर टू इंडक्टर, इसमें भी सिमिलर टू इंडक्टर ही होगा। जैसे इंडक्टर में क्या होता था कि पहले हाफ साइकिल में वो पावर, देखो 4 साइकिल्स होते हैं, ओके, आपके पास 4 टाइम इंटरवल्स होते हैं यहाँ पे, 3 4, ये 0, ओके, ये t by 4, फिर ये t by 2, ओके, ये 3t by 4, ओके, और ये फाइनली t होता है। जैसे 4 टाइम इंटरवल्स होते हैं और आपका ये कैपेसिटर, ये आपका सप्लाई वोल्टेज है और ये एक आपका कैपेसिटर आपने कनेक्ट किया है। तो इनिशियली आपका कैपेसिटर 0 चार्ज होगा, मतलब कोई चार्ज नहीं उसमें। अब इनिशियली जैसे ये इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, उसकी नेगेटिव होगी, तो करंट फ्लो होगा यहाँ से, और इसकी वजह से कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा, यहाँ से यहाँ तक चार्ज होगा वो, ऐसे आपका करंट फ्लो होगा। तो इसकी वजह से कैपेसिटर ये हाफ इंटरवल में, इसमें ये फर्स्ट हाफ इंटरवल में कैपेसिटर आपका चार्ज होगा, ओके, जब आप उसको वोल्टेज दे रहे तब। अब होगा क्या, नेक्स्ट हाफ में क्या होता है कि ग्राफ ऐसा होता है वोल्टेज का, ये मैक्सिमम जाता है, उसके बाद नेक्स्ट हाफ में वो 0 होने वाला था ग्राफ ऑफ वोल्टेज, वो नेक्स्ट हाफ साइकिल में डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। और जैसे ही अगर सोर्स जो है उसका वोल्टेज डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो कैपेसिटर क्या करता है, तब वो फुल्ली चार्ज हो गया है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर खुद का पावर उसको प्रोवाइड करता है ऐसे। सो जितना उसने चार्जिंग के लिए यूज किया था उतना वापस वो किसको दे देगा, सोर्स को दे देगा। तो जब तक ये आपका हाफ साइकिल कंप्लीट होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट हाफ साइकिल कंप्लीट होगा, तो आपका कैपेसिटर का इनिशियली चार्ज क्या था, 0, बाद में चार्ज भी क्या हो जाएगा, 0। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, अब ये नेगेटिव से स्टार्ट होना स्टार्ट होगा, ऐसे होगा, आप नेगेटिव में जाओगे तो ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, नीचे पॉजिटिव आ जाएगा, ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज है तो इसमें से करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट होगा, ओके, ऐसे फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो कैपेसिटर यहाँ से चार्ज होना स्टार्ट होगा वापस, कब तक, ये नेगेटिव मैक्सिमम तक। और जैसे ही ये वोल्टेज वापस डिक्रीज होकर 0 जाने की कोशिश करेगा नेक्स्ट हाफ साइकिल में, नेक्स्ट इंटरवल में, ओके, तो ये सोर्स क्या करेगा, सोर्स का वोल्टेज डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो कैपेसिटर वापस अपना वोल्टेज उसको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो फाइनली जब यहाँ पे आएगा तो आपका कैपेसिटर इनिशियली क्या था, डिस्चार्ज, और फाइनली आफ्टर वन इंटरवल आपका कैपेसिटर वापस क्या होगा, डिस्चार्ज ही होगा। दैट मीन जैसे इंडक्टर में था वैसे ही था। इंडक्टर में इन फॉर्म ऑफ करंट वो वापस वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, ये इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज करंट सर्किट को वोल्टेज प्रोवाइड करता है सोर्स को। तो इसी वजह से कैपेसिटर या इंडक्टर दोनों केसेस में आपका जो एवरेज पावर होता है वो हमेशा 0 होता है। अंडरस्टैंड? सिर्फ फर्क क्या होता है कि कैपेसिटर जो होता है उसमें वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है, और इंडक्टर में आपका वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है।
दोनों में एंगल दोनों का सेम π/2 ही होगा। सो दिस इज गिवन एट हियर, गॉट इट। क्यों दोनों का पावर 0 होता है एक कंप्लीट इंटरवल पे? बिकॉज वो 4 पोर्शंस होते हैं, पहले पोर्शन में पावर एक्सेप्ट करते हैं, सेकंड पोर्शन में वापस दे देते हैं, फिर थर्ड पोर्शन में वापस एक्सेप्ट करते हैं, फोर्थ पोर्शन में वापस प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब वो जितना पावर गेन करते हैं उतना ही वापस सोर्स को दे देते हैं। दैट इज व्हाई total power between capacitor and the source is 0 और capacitor I mean inductor and the source is 0। तो ये चीजें होती है इसमें, गॉट दिस? समझ में ये चीज? अब एग्जांपल नंबर 7.3 और 7.4 है। अब देखो इसके पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है नहीं पूछा जाता है आई डोंट नो, बट नॉलेज के लिए अच्छा है कि आपको ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है कि कैपेसिटर जो होता है उसको अगर आप एसी वोल्टेज दोगे, एसी, तो वो उसमें से पास हो जाएगा, बट अगर आप उसको डीसी वोल्टेज दोगे तो वो ब्लॉक हो जाता है। कैपेसिटर कभी भी डीसी वोल्टेज को पास नहीं करता। सिमिलरली इंडक्टर की बात करें, जो आपका इंडक्टर होता है वो हमेशा डीसी वोल्टेज को पास होने देता है। ओके, डीसी वोल्टेज को पास होने देगा, बट अगर आप उसको एसी वोल्टेज दोगे, ओके, तो वो उसको ब्लॉक कर देता है। इंडक्टर एसी को पास नहीं होने देता। तो व्हाई दिस इज हैपनिंग? ऐसा क्यों होता है कि एसी करंट इसमें से एसी करंट पास होगा बट डीसी नहीं पास होगा, और इसमें से डीसी पास होगा बट एसी नहीं पास होगा? तो इसका रीजन होते हैं उनके रिएक्टेंसेस। इंडक्टर के लिए रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस 1/xc = 1/ओमेगा c होता है। ओके, और इंडक्टर के लिए रिएक्टेंस जो होता है XL = ओमेगा × L होता है। अब 1/ओमेगा c मींस क्या हुआ? 1/2πfc। ओके, और इसके लिए 2πfl। आगे जाके अगर आप इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो आपको मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन सबसे पहले पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ओके, अगर मैं डीसी की बात करूं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट डीसी। अगर डीसी की बात करूं तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। देयर इज नो फ्रीक्वेंसी फॉर डीसी। अब 0 फ्रीक्वेंसी है तो अगर हम यहाँ पे एफ की जगह पे 0 लिखे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? 1/0, और 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब कैपेसिटेंस के कारण जब आप उसको डीसी वोल्टेज दे रहे हो, कैपेसिटर को अगर आप डीसी वोल्टेज दे रहे हो तो डीसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। दैट मींस डीसी वोल्टेज के कारण कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है, ओके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो इन्फिनिटी बन जाता है। मतलब कैपेसिटेंस एक इन्फिनिटी रेजिस्टेंस वाला एक मतलब इन्फिनिटी जितना रेजिस्टेंस वाला एक रजिस्टर बन जाता है कैपेसिटर। और अगर किसी सर्किट में किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी, तो वो करंट को पास होने ही नहीं देगा। इट विल नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू। तो इसकी वजह से जब डीसी करंट आप दे रहे हो तो इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, इसीलिए वो डीसी करंट को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। बट अगर आप एसी दे रहे हो तो एसी की फ्रीक्वेंसी लिमिटेड होती है, कोई 50 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, वो व्हाटएवर जो भी, लेकिन एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए वो एसी को पास होने देता है। बट फॉर इंडक्टर, अब इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में अगर आप डीसी करंट ले रहे हो तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, मतलब उसका रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? 0 ओम। यहाँ पे हम 0 लिखेंगे तो रिएक्टेंस 0। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस ही 0 है, मतलब उसको कोई करंट को, मतलब डीसी करंट को कोई भी रेजिस्टेंस, मतलब उसको स्टॉप करने वाली कोई चीज ही नहीं है, तो वो इजीली सारा करंट पास करेगा इसमें से। दैट्स व्हाई थ्रू इंडक्टर डीसी करंट पासेस सुपर्बली। बट फॉर एसी, तो एसी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। लाइक आप एसी जितना ज्यादा, जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी रखोगे, ओके, उतना ये एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी। आप एफ जितना बड़ा रखोगे, आप एसी सिग्नल है तो उसमें फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर एसी सिग्नल में फ्रीक्वेंसी है तो उसकी वजह से क्या होगा? आप जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी लोगे उतनी बड़ी वैल्यू आएगी एक्सएल की, और जितनी बड़ी एक्सएल की वैल्यू होगी उतना ज्यादा रिएक्टेंस प्रोवाइड करेगा कैपेसिटेंस और करंट। इसीलिए वो डीसी को क्या कर देता है? एसी को क्या कर देता है? ऑलमोस्ट ब्लॉक कर देता है, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एसी करंट कैन पास थ्रू इट। इतना स्मॉल कि हम उसको मेजर भी नहीं कर सकते। सो दैट दिस शुड बी कीप इन योर माइंड कि एसी जो होता है, कैपेसिटर जो होता है,
वो एसी सिग्नल को पास करता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है, बट जो इंडक्टर होता है वो डीसी सिग्नल को पास करता है, एसी सिग्नल को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। सो बहुत सारी चीजें होती है कि जिसमें एक्स्ट्रा सिग्नल्स हो जाते हैं एसी डीसी वाले, तो उनको आपको सर्किट में से निकालने हो तो कैपेसिटर या इंडक्टर उसको लगा देना पड़ता है उस सर्किट में, जिससे क्या है जो रिएक्टिव पार्ट होता है वो निकल जाए उसमें से। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है सिंपली। A lamp is connected in a series with capacitor. Predict your observation for DC and AC connections. देखो अभी यहाँ पे वही पूछा गया है. What happens in each case if the capacitance of a capacitor is reduced? Okay, लैंप है एक, आपके पास एक लैंप है, उसके सीरीज में एक कैपेसिटर आपने कनेक्ट किया है. ओके, so when the DC source is connected to a capacitor gets charged and after charging no current flows in the circuit and the lamp will not glow. अब अगर आप कैपेसिटर को डीसी वोल्टेज दे रहे हो तो वो चार्ज होते रहेगा बस, तो वो आगे करंट को पास ही नहीं होने देगा. ओके, और आगे करंट को पास नहीं होने देगा तो आपका लैंप बंद ही रहेगा. ओके सर अगर वो चार्ज हो रहा है तो वो वापस एनर्जी तो देगा ना हमें, कौन, इलेक्ट्रिसिटी जो वो चार्ज ही होते रहेगा, वो देगा ही नहीं एनर्जी उसको. तो चार्ज अगर हो रहा है तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है. ओके, तो सीरीज में क्या होगा, वो चार्ज हो रहा है मतलब क्या करेगा, वो ब्लॉक करेगा. अब देखो इसमें मेन चीज क्या होती है, वो अपनी एनर्जी कब देता है, जब पोलैरिटी चेंज होती है सोर्स की. लेकिन आप कनेक्ट क्या कर रहे हो, डीसी सोर्स की पोलैरिटी नहीं बदलती, एक साथ जो पोलैरिटी वही रहेगी, तो वो सिर्फ चार्ज ही होते रहेगा. ओके, और चार्ज हो जाएगा उसके बाद ओपन सर्किट बन जाता है, वो जब फुल चार्ज हो जाता है. ओपन सर्किट मतलब वो सर्किट में से निकल जाता है ऐसा समझ लो, तो आगे करंट को पास ही नहीं होने देगा, तो आपका लैंप ग्लो ही नहीं होगा. ओके, ओके जैसे मुझे अगर उसको समझाना हुआ तो ये कैपेसिटर आपने कनेक्ट किया है और यहाँ पे एक लैंप है आपका. ओके, अब यहाँ से अगर आपने डीसी सोर्स दिया, डीसी वोल्टेज दिया, तो डीसी वोल्टेज के कारण ये कैपेसिटर चार्ज होगा, और चार्ज होगा तो वो ओपन सर्किट ही रहेगा. जब तक चार्ज हो रहा है वो ओपन सर्किट ही रहेगा. वो अपनी एनर्जी कब प्रोवाइड करता है कि जब आपका ये प्लस माइनस साइन उल्टा हो जाएगा तब वो यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बट उसका साइन ही नहीं चेंज होगा क्योंकि ये डीसी वोल्टेज है, तो उसमें साइन चेंज नहीं होता, तो वो चार्ज ही होते रहेगा, तो ये ओपन सर्किट ही रहेगा. ये ओपन सर्किट मतलब ऐसा समझ लो यहाँ से सर्किट ब्रेक है आपकी, तो आगे करंट ही पास नहीं होगा, तो आपका बल्ब ग्लो ही नहीं होगा. ओके, सो ओके सर देयर विल बी नो चेंज इवन इफ कैपेसिटर इज रिड्यूस. और आप यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू कम भी कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे वो ओपन सर्किट ही रहने वाला है. Okay, with AC source the capacitor offers a capacitive reactance and current flows in a circuit, consequently the lamp will shine. अब AC करंट अगर आप दे रहे हो तो AC की पोलैरिटी चेंज होती रहती है, तो वो पहले हाफ सर्क मतलब हाफ ऑफ द हाफ टाइम में क्या करेगा, चार्ज होगा, उसके बाद नेक्स्ट हाफ में क्या होगा, वो डिस्चार्ज होगा, तो उसका करंट पासेस थ्रू दिस लैम्प, क्योंकि वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस उसको देता है और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता. तो उसके बाद क्या होगा कि ये बल्ब शाइन करेगा, और अगर द लैम्प विल शाइन, रिड्यूसिंग द सी विल इंक्रीज द रिएक्टेंस. अब अगर आपने सी कम कर दिया यहाँ पे, XC इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा C होता है. ओके, अगर आप सी कम कर दोगे तो ये XC की वैल्यू बढ़ जाएगी, और XC की वैल्यू बढ़ जाएगी तो करंट कम पास होगा, तो आपका जो बल्ब है वो कम शाइन करेगा. अंडरस्टैंड, जितना ज्यादा करंट इसमें से पास होगा उतना ज्यादा शाइन करेगा वो बल्ब. बट अगर आपने कैपेसिटर की वैल्यू कम कर दी थोड़ी पहले से, तो उससे क्या होगा, वो कम करंट प्रोवाइड करेगा सर्किट में. क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये रेजिस्टेंस होता है. रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली घट जाएगा. अगर आप कैपेसिटर की वैल्यू कम कर रहे हो तो अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज कम होती है तो उसकी वजह से टोटल बढ़ जाता है, जो आपका आंसर होता है वो बढ़ जाता है. तो सी अगर आप रिड्यूस करोगे तो XC बढ़ जाएगा, और XC अगर बढ़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो सर्किट का करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, और करंट डिक्रीज होगा तो ये जो बल्ब है वो पहले से कम शाइन करेगा. सो रिड्यूसिंग सी विल इंक्रीज द रिएक्टेंस एंड द लैम्प विल शाइन लेस ब्राइटली देन बिफोर. गॉट इट, समझ में आया? यस सर Okay, then example number 7.4 है, a 15 microfarad capacitor is connected to 220 volt and 50 hertz source. 15 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है जो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सोर्स को कनेक्ट किया. फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस करंट इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन द करंट. ये पूरा एग्जांपल दिया है कि इतना ही दिया है? हाँ, यहाँ पे दिया है बाकी का एग्जांपल.
ओके, सिंपल सा एग्जांपल है कि सबसे पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करना है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सूत्र Xc = 1/2 पाई। यहाँ पे F की जगह पे वो लोग V लिखेंगे, मैंने पहले भी बोला था, स्मॉल v लिखते हैं वो लोग फ्रीक्वेंसी को, तो 2 पाई V into C, तो 2 पाई V 50 हर्ट्ज है और C कितना है आपका 15 माइक्रोफैराड है, तो 15 into 10⁻⁶. So while solving this you will get the answer 212 ohm. Now for the current, तो IRMSE करंट फाइंड करना है हमें, तो Im इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन XC, I इज इक्वल टू V बाय XC। ओके, तो V 220 है, XC 212 है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.04। देखो करंट है तो करंट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्ट कैपेसिटर हुआ तो उसका रेजिस्टेंस को किससे लिखा जाता है XC से, जो XC हमने पहले ही फाइंड करके देखा है। तो मैक्सिमम करंट ये IRMS करंट होता है, ये जो I होता है वो IRMS करंट होता है। तो IM मैक्सिमम करंट अगर चाहिए तो IM इज इक्वल टू √2 into I करना पड़ेगा। तो √2 कितना है 1.41 into 1.04, तो you will get here 1.47 ampere. The current oscillates between 1.47 ampere and -1.27 is ahead of voltage by pi by 2. अब इसमें क्या है कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो आपका जो करंट होगा ये प्लस और माइनस 1.47 के बीच में ही आपका वैरी करते रहेगा करंट की वैल्यू, और उसमें वो क्या होगा वोल्टेज से पाई बाय 2 अहेड होगा, जो हमने देखा था ऑलरेडी। अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज हाफ। अब फ्रीक्वेंसी अगर आप डबल करोगे, अब देखो फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका और 2 आगे आ जाएगा, तो ये जो भी वैल्यू उस ये जो टोटल वैल्यू थी उसकी आधी वैल्यू हो जाएगी, तो आपका रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो। अब रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंस और करंट को तो एक दूसरे को ऑपोजिट होता है, ये चीज आधी हो जाएगी तो ये डबल हो जाएगी, ये डबल हो जाएगा तो आपका मैक्सिमम वैल्यू भी डबल हो जाएगी, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। गॉट दिस? Got it, got it. ओके, तो अभी ये लेक्चर एंड हो जाएगा, तो वापस कनेक्ट करना है आप सबको, वापस ज्वाइन करना है, मैं वापस मीटिंग स्टार्ट करता हूँ क्योंकि 40 मिनट की Okay, sir. लिमिट होती है वो खत्म हो जाएगी अभी, तो ज्वाइन मी अगेन।